हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता। वेलकम टू वेडियोरा स्मार्ट लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में, एज यू ऑल कैन सी। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ सिर्फ हम अपने लाइफ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ह्यूमंस की लाइफ की नहीं बात कर रहे, सारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की बात कर रहे हैं। तो हर लाइफ को, हर तरह के लाइफ को कंडक्ट करने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। उस प्रोसेसेस को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब वो प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि हम इंसान जो हैं, हम लोग अपनी डेली लाइफ कंडक्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होता है वो तो करते ही हैं। जॉब करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, है ना, बहुत सारा काम करते हैं हम लोग। तो ये सारा एक्टिविटीज़ तो होता ही हैं, बट कुछ एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली होते रहते हैं और हम लोग को पता नहीं रहता, और अगर वो एक्टिविटीज़ नहीं होंगे तो शायद हम लोग का जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। अब ऐसे एक्टिविटीज़ कौन से हो सकते हैं, वही हम लोग देखेंगे आगे। ओके, so what are life processes? So all those activities and functions of living beings which are essential for their maintenance and survival are life processes. तो हर वो एक्टिविटी, हर वो काम और फंक्शन, activities and functions of living beings which are essential means very important for their maintenance and survival. तो हमारे मेंटेनेंस और सर्वाइवल के लिए जो भी एक्टिविटीज़ और काम, ये फंक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं लाइफ प्रोसेसेस। पहले भी डिस्कस किया हमने। तो ये कौन से प्रोसेस हो सकते हैं? वी ब्रीथ, हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है हमारे बॉडी में। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो कैन यू इमेजिन कि हम लोग ज़िंदा भी रह पाएंगे? नहीं। जो हमारा हार्ट है वो बीट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारा कंटिन्यूसली काम करते रहता है। अगर ब्लड फ्लो नहीं हुआ, हमारा हार्ट जो है वो काम नहीं किया, तो इज़ लाइफ पॉसिबल? नो। ये जो हमारा ब्रेन है, ये सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारा मेंटेन कर रहा है, हमारा बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर रहा है, अगर ये काम नहीं करेगा तो लाइफ इज़ पॉसिबल? डेफिनेटली नो। तो दे आर बेसिक फंक्शंस विच आर सिमिलर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऐसे बेसिक फंक्शंस होते हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, या फिर किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, सब में ये फंक्शंस होते हैं, दिखे ना दिखे। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो दिखते नहीं है, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, movement, reproduction, है ना। ये सारे और भी होते हैं, अभी मैंने इतना ही लिखा है। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमारी लाइफ को कंडक्ट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और यही सारे प्रोसेसेस जो होते हैं ये होते हैं लाइफ प्रोसेस। और इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोग इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, बड़े काम करते हैं, मम्मी दिन भर घर का काम करती है, कुछ वर्किंग्स भी होती हैं। तो इतना सारा काम करने के लिए हम लोग क्या चाहिए होता है? एनर्जी। और एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशन से मिलता है। ठीक है, तो अच्छा, एनर्जी तो हम लोग को अपना काम करने के लिए चाहिए ही होता है, और किस लिए चाहिए होता है? मेंटेनेंस प्रोसेस प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। जो मेंटेनेंस प्रोसेस जो हमारा बॉडी है जो खुद ही मेंटेन करता है, हम लोग भी अब बहुत सारा
काम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, ठीक है, अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए, पर हमारी बॉडी में भी कुछ काम जो होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो रेगुलरली होते रहते हैं, मतलब लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो मेंटेनेंस प्रोसेस, यही प्रोसेस होते हैं मेंटेनेंस प्रोसेस। ये प्रिवेंट जो हमारे बॉडी का डैमेज होता है उससे बचाते हैं। फिर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, तो ये आप लोग सेल में पढ़े होंगे, जो सेल का जो अंदर का पार्ट होता है, जो फ्लूइड्स होता है और जो ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, उन सभी को मिलाकर हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स में भी कंटिन्यूसली बहुत सारा काम होते रहता है। अल्टीमेटली हम लोग की बॉडी का जितना भी काम है वो सेल्स में ही होता है ना, क्योंकि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो ये सारा जो काम होता है हमारे बॉडी में, उन सबको सबको करने के लिए हम लोग क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर दिस विच कम्स फ्रॉम फूड। और इसी काम को करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। और ये हम लोग को कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। और फूड क्या होता है, फूड इज़ द कार्बन बेस्ड मटेरियल विच इज़ ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। फूड एक कार्बन बेस्ड मटेरियल होता है। कार्बन मीन्स एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन के ही बने, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बने रहते हैं। तो जितने भी कार्बन बेस्ड मटेरियल होते हैं, फूड इज़ द कार्बन बेस्ड मटेरियल विच इज़ ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। फूड वो कार्बन बेस्ड मटेरियल होता है जो ब्रेक डाउन करके हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि हम लोग अपने बॉडी का मेंटेनेंस और हमारी बॉडी के जो रेगुलर फंक्शंस होते रहते हैं उनको हम हमारा बॉडी कंटिन्यूसली अच्छे से परफॉर्म करते रहे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा तो ठीक है। न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन तो बच्चे आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बट अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, थोड़ा और डीप में समझेंगे कि आखिर न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में सही से समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ा और ध्यान से देखिएगा। न्यूट्रिशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। यही न्यूट्रिशन से हम लोग को फूड मिलता है, ठीक है। और इसका फंक्शंस क्या होता है, बचपन में तो पढ़े ही होंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रही हूँ, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, और भी कुछ छूट रहा है क्या, हाँ फैट, ये सारे पढ़े हैं ना 5 न्यूट्रिएंट्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनसे हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है। इससे हमारा ये हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है उससे हमें मिलता है, और ये हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है वो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में और हील करने में हेल्प करते हैं और डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग वो सारे न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, बट हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि उससे भी ब्रॉडर कंसेप्ट में समझेंगे न्यूट्रिशन को यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। इनका फंक्शन क्या होता है, जैसा मैंने अभी देखा इन सब में, हमने बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ, रिपेयर, ठीक है, एनर्जी, यही इसी न्यूट्रिशन से हम लोग को एनर्जी भी मिलता है। रेगुलेटर्स, कुछ रेगुलेटर्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे उस रेगुलेटर की बात नहीं कर रही हूँ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है, उस रेगुलेटर्स की बात कर रही हूँ जो हमारे बॉडी में होता है। और वो कुछ तरह के फ्लूइड्स, कुछ तरह के एंजाइम्स, कुछ तरह के बायोकेमिकल मटेरियल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और हमारे जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने में, उनको अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, है ना। जैसे कि जो एंजाइम्स हमारे पेट में रहता है, जो हमारे स्टमक में रहता है, ठीक है, पेप्टाइड्स एंड ऑल, तो वो सारे जो हैं वो
डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो वो सारे रेगुलेटर्स जो हैं उनको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए भी न्यूट्रिशन का ज़रूरत होता है। और जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी मिल रहा है, रेगुलेटर्स जो हैं अच्छे से काम कर रहे हैं, तो फिर डेवलपमेंट भी होता है, फिर बॉडी डेवलप भी करती है। तो इन ये हमारी बॉडी, पूरे बॉडी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। और सिर्फ हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में नहीं, क्योंकि हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सभी ग्रो करते हैं, सभी रिपेयर करते हैं, सभी को एनर्जी चाहिए होती है, चाहे किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, है ना। प्लांट्स को भी चाहिए होती है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, उसके लिए भी उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। जो अमीबा होते हैं वो भी मूव करते हैं, रिस्पायर करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। हर तरह के ऑर्गेनिजम्स को इन सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, एनर्जी, न्यूट्रिशन। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट फूड? डू लिविंग थिंग्स गेट फूड फ्रॉम न्यूट्रिशन? और ये न्यूट्रिशन हम लोग को कहाँ से मिलता है? देयर आर 2 मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। दो तरह से हम लोग को फूड मिलता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। अगर आप लोग इस नाम से अवगत हैं, पहले से ही जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं जानते हैं तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है। क्या होता है पता है आप लोग को? चलिए समझते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। और भी उनके अलावा कोई और हैं जो अपना खाना खुद बनाते, कोई और ऑर्गेनिजम्स जो आप लोग जानते होंगे। अब आप लोग अगर ये कह रहे होंगे कि जो हम लोग हैं, हम लोग जो ह्यूमंस हैं, हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं। हम नहीं बनाते, बट हमारी मम्मी किचन में बनाती है। तो वो जो खाना होता है ना, वो रेडीमेड खाना होता है। अब वो रेडीमेड कैसे मैम? घर में तो खाना बनता है। तो रेडीमेड इस तरह से होता है कि चावल, दाल, रोटी ये सब तो बनता है, बट उसके वो जो बनने के लिए जो एक्चुअल जो गेहूँ और चावल जो खेत से आता है, वो आप लोगों को कहाँ से मिलता है? तो खेत से मिलता है ना, वहाँ पे उगाया जाता है प्लांट्स में, उसी से आता है। नहीं तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन खाते हैं, तो चिकन थोड़ी बनाए हैं आप लोग, है ना। चिकन आप सब्ज़ी पकाए हैं उसका, बट चिकन तो नहीं बनाए हैं, है ना। वो तो किसी को नहीं पता कहाँ किसने बनाया है। बट हम लोग जो हैं, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते। हम लोग ये सुने हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। और वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, उनको बना बनाया खाना मिलता है नेचर से, वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। रेडीमेड खाना मिलता है उनको। तो ऑटोट्रॉफिक organisms who build their own food from inorganic raw materials are called autotrophic। जो अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज़ करके ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, क्योंकि फूड क्या होता है? कार्बन बेस्ड मटेरियल होता है, तो वो ऑर्गेनिक चीज़ होता है। तो वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये सबसे कॉमन मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है फोटोसिंथेसिस। द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा 2-3 ऑर्गेनिजम्स और हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-3 ऑर्गेनिजम्स और हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर आते हैं हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन रेडीमेड फूड फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स। जो बाहर के सोर्स से अपना खाना बनाते हैं, फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स फॉर बोथ बॉडी बिल्डिंग एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। तो हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए और एनर्जी के लिबरेशन के लिए जो खाना हम लोग को बाहर, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना बाहर से लेते हैं, वो होते हैं क्या? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे।
अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अभी हम लोग वही पढ़े थे न्यूट्रिशन, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये दोनों वो होते हैं जो अपना खाना ये ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं किसी आउटसाइड सोर्स पे, जो अपना खाना बनाने के लिए किसी आउटसाइड सोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये कौन होते हैं? अभी हम लोग देखे थे कि मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है बच्चों, ज़रा बताइएगा। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स में होता है, प्लांट्स के लीव्स में होता है। और हम लोग जब आगे फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उस लीव्स में भी वो जो फोटोसिंथेसिस होता है उस लीव का भी एक्चुअल साइट कहाँ है। लीव्स में तो होता ही है, बट हम लोग उसका एक्चुअल साइट भी देखेंगे कि वो एक्चुअली कहाँ होता है। खैर अभी हम लोग यहाँ देखते हैं तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब भाई ये फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है मैम, और ये कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? तो फोटो से आप लोग क्या समझ रहे हैं? ये जो वर्ड है यहाँ पे यूज़ किया हुआ फोटो से आप लोग क्या समझते हैं? फोटो इज़ रिलेटेड टू लाइट्स, है ना, लाइट से रिलेटेड है। जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं उनको फोटॉन्स कहते हैं, है ना। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट के हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। और ज़रा बताइएगा कि लाइट के हेल्प से कौन अपना खाना बनाते हैं? पढ़े होंगे ना बचपन में, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, the plants make their own food with the help of carbon dioxide, water, in the presence of sunlight and chlorophyll, है ना। तो ये जो क्लोरोफिल और सनलाइट के मदद से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो इसी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फिर आगे आपका कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब ये कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? अब आप ये कीमो वर्ड समझिएगा, ऑटोट्रॉफिक तो समझ गए हैं, कीमो वर्ड समझिएगा कि कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल्स, है ना, केमिकल्स। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद ही बना रहे हैं बट विथ द हेल्प ऑफ केमिकल्स, है ना। ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था ये लाइट के हेल्प से हो रहा था, इसलिए उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया गया और कह दिया गया उसको फोटो ऑटोट्रॉफिक। फिर एक और प्रोसेस होता है जिसमें ये खाना खुद ही बनाते हैं, खुद ही बना रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं ले रहे हैं, बट विथ द हेल्प ऑफ केमिकल्स। अब वो कौन से होते हैं? हाँ, अब इसके एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सल्फर बैक्टीरिया, ये जो सल्फर बैक्टीरिया होता है ये भी अपना खाना खुद से बनाता है बट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ओके, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। ऑटोट्रॉफिक जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब हम लोग समझेंगे हेटरोट्रॉफिक के बारे में। हेटरोट्रॉफिक के बारे में तो समझ लिए हम लोग, अब हेटरोट्रॉफिक के टाइप्स के बारे में समझेंगे, जो कि है आपका सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजिक। अब इनमें से कुछ ना, जैसे सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, आप लोग को थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा ना, पढ़े होंगे ना थोड़ा सा सैप्रोफाइट्स या फिर पैरासाइट्स के बारे में, और ऑर्गेनिजम्स जब आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आखिर ये पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक क्या होता है? तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो, सैप्रोफाइट के बारे में पहले बात करते हैं। तो सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो अपना खाना बाहर से लेते हैं और वो उनका डाइजेशन प्रोसेस भी बाहर से ही होता है। वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जो केमिकल्स हम लोग में इन ह्यूमंस वो अंदर में रिलीज़ होता है, वो बाहर से ही रिलीज़ करते हैं, बाहर ही वो
अपना केमिकल रिलीज़ करते हैं, आपस के सराउंडिंग को सड़ाते हैं और फिर उसको खाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं सैप्रोफाइट्स, जो अपना जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पर ज़िंदा रहते हैं, जैसे कि फंजाई। अच्छा, ये जो होते हैं ना, इनका नेचर ही ऐसा होता है, ये जो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं पहले और आपस के सराउंडिंग को सड़ाते हैं और तभी उनको उससे न्यूट्रिशन मिलता है, इसीलिए इनका ये नेचर ही ऐसा होता है। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि फंजाई तो बहुत गंदी होती है कि वो सड़े गले चीज़ पे, लेकिन फिर भी हम लोग उसको खाते हैं ना। कितने लोगों को अच्छा लगता है मशरूम खाना। मशरूम इज़ ऑल्सो अ सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग पैरासाइटिक पे। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं और वो उन ऑर्गेनिजम्स को जिनको वो यूज़ कर रहे हैं अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको वो कहते हैं होस्ट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लीच, ठीक है। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा लीच। अच्छा, ये जो पैरासाइट्स होते हैं, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। मैं आपको बता दूं, जो पैरासाइट्स हैं आपके, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एंडो पैरासाइटिक और है एंटोपैरासाइटिक। अच्छा, अब ये क्या होते हैं एंडो और एंटो। तो जो पैरासाइट्स जो होते हैं, जो बाहर रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म के बाहर अपना खाना ढूंढते हैं, वो होते हैं पैरासाइट, जो एंडोपैरासाइट्स। उनका एग्जाम्पल हो जाएगा लीच और कह सकते हैं कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट पैरासाइटिक हो जाएंगे वो, एंडोपैरासाइटिक हो जाएंगे। फिर आएंगे आपके एंटोपैरासाइटिक, जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, लाइक टेप वर्म एंड एस्कैरिस। ठीक है। तो ये दोनों जो कुछ पैरासाइट्स होते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, मतलब हमारे बॉडी नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर के वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और जो एंडो होते हैं वो बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं होलोजोइक। ये जो होलोजोइक होते हैं, ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो सॉलिड पार्टिकल्स को लेते हैं और फिर अपने बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। और जो हम एनिमल्स, जो जितने भी एनिमल्स और मैमल्स हो जाएंगे, वो सभी आ जाएंगे इस होलोजोइक में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, फोटो एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक्स लाइट्स को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक केमिकल्स को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। सैप्रोफाइटिक जो है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स से अपना खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। जो पैरासाइटिक है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और होलोजोइक हैं जो वो सॉलिड पार्टिकल्स को कंज्यूम करते हैं और फिर अपने बॉडी के अंदर इसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ये हम लोग को देखना है यहाँ पे। तो एक बहुत ही बेसिक सा जो डेफिनेशन जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो तो खैर है ही, मतलब याद रहना ही चाहिए एक सिंपली किसी को एक्सप्लेन करने के लिए। बट
उस डेफिनेशन से ना आपका क्लास 10 में काम नहीं चलने वाला। अब बड़े हो गए हैं तो आपका जो डेफिनेशन, जो लिखने का तरीका है, थोड़ा सा और मॉडिफाई होगा जिस तरह से आप मॉडिफाई हुए हैं, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड from inorganic raw materials with the help of sunlight inside chlorophyll containing cell is called photosynthesis। ठीक है, तो उस प्रोसेस को जिसमें जो प्लांट है ऑर्गेनिक फूड बनाता है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज़ करके, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। क्लोरोफिल कहाँ होता है अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब हम लोग ये देखेंगे फोटोसिंथेसिस इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक से आपका क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता देती हूँ। तो हमारे बॉडी में जो कुछ प्रोसेसेस जो होते हैं, जो हमारी बॉडी कंडक्ट होती है, जो हमारे बॉडी के पूरे प्रोसेसेस को हम लोग एक मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। और ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। तो एनाबॉलिक में क्या होता है, चीज़ें बनती हैं, 2 या 3 चीज़ उससे भी ज़्यादा आपस में मिलती हैं, सिंथेसाइज होती हैं और फिर वो एक प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग एनाबॉलिक। तो एनाबॉलिक एक तरह का कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है जो बनाता है, चीज़ों को जोड़कर बनाता है, तो वो होता है एनाबॉलिज्म। फिर आता है आपका कैटाबॉलिज्म में चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन में फूड ब्रेक डाउन होता है और फिर उससे एनर्जी रिलीज़ होता है, तो वो एक तरह से आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। फोटोसिंथेसिस आपका कौन सा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है, क्या कंस्ट्रक्ट होता है ना। तो जैसा आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, ये सब 3 चीज़, फिर इसके अलावा यहाँ क्लोरोफिल है, ठीक है, ये 4-5 चीज़ जो हैं आपस में मिलती हैं, ठीक है, फिर एक चीज़ बनता है। क्या बनता है? फूड बनता है। और वो फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। अच्छा, ये जो ग्लूकोज, ये जो फूड बनाती है हमारा जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये जो फूड बनाती है प्लांट, ये जब एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे कि हमारे बॉडी में जब एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर एक्स्ट्रा खाना बन जाता है, जो हमारे बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? एज अ फैट स्टोर होता है, बट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो यही फूड जो है, जो ग्लूकोज है, प्लांट स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो एक्सेस फूड होता है वो जो प्लांट है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है। लिख देती हूँ, स्टोर एक्सेस फूड in the form of स्टार्च। ठीक है, समझ में आया? कहाँ किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एन एनाबॉलिक प्रोसेस, इट प्योरीफाइज द एयर इन एनवायरनमेंट बाय टेकिंग इन CO2 एंड इवॉल्विंग ऑक्सीजन, है ना। प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ करती है। कैसे? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है वो इसको यूज़ करती है, ठीक है, और फिर जो रिलीज़ करती है, जो ऑक्सीजन रिलीज़ करती है, उससे हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है? प्योरीफाई होता है ना। तो अभी हम लोग देखें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये हमारे इन्वायरमेंट को प्योरीफाई करती है। और एक बार ज़रा ऐसा इक्वेशन पे नज़र डाल लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, ये रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। तो
ये रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। इसके प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है और फिर यहाँ पर जो ये जो ग्लूकोज फॉर्म होता है, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो ग्लूकोज फॉर्म होता है और ये जो ऑक्सीजन जो है गैस बन के रिलीज होता है, यही होता है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे, मैंने कहा था ना आपको पहले कि हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता तो है लीफ में, बट लीफ में कहाँ पे होता है, तो अकर्स इन ग्रीन प्लास्टिड। आप लोग पढ़े थे ना, जो प्लांट सेल होता है उसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसी में से जो ग्रीन पिगमेंट वाला जो प्लास्टिड होता है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ओके। तो क्लोरोप्लास्ट अकर्स बोथ इन पैलिसेड एंड पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ लीव्स, ठीक है। ये आप लोग सेल्स में पढ़े होंगे। देयर आर टू डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो ये जो आप लोग को यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर दिख रहा है, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो डार्कर वाला रीजन दिख रहा है और ये अंदर वाला जो रीजन दिख रहा है एक मेम्ब्रेन जैसा दिख रहा है, तो ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं इसमें, जिसमें से जो बाहर वाला है उसको कहते हैं हम लोग क्या, आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाला है वो इनर मेम्ब्रेन। और ये आपस में सटे नहीं होते, इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है, और उसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये समझ में आया। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 2 डिस्टिंक्ट एरियाज इन क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो अब ये क्लोरोप्लास्ट में भी ना 2 डिस्टिंक्ट एरियाज होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। अब ये ग्रेना क्या होता है, तो ये आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है यही है आपका, ये आपका ग्रेना नहीं है, ये आपका थाइलाकॉइड है। जब हम लोग जैसे मान लीजिए कॉइन्स, आपके पास बहुत सारा कॉइन्स है, तो जब एक कॉइन होगा तो वो हो जाएगा आपका थाइलाकॉइड्स। अब आप 4-5 कॉइन को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख करके एक तरह का अरेंजमेंट बना लिए, तो वो जो अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग ग्रेना कहेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका एक डिस्क हो गया, ये हो गया आपका थाइलाकॉइड्स, सॉरी ये थाइलाकॉइड स्पेस नहीं, थाइलाकॉइड्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर इन सबको साथ में हम लोग कहेंगे क्या, ग्रेना। इन सबको साथ में क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको खाली खाली पार्ट दिख रहा होगा उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रोमा, उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा, ये गलत मार्क किया हुआ है यहाँ पे चिल्ड्रंस, ओके। ये स्ट्रोमा नहीं होता, इसको कहते हैं हम लोग ल्यूमेन। जो ग्रेना आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ल्यूमेन के हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। और जो अंदर में जो स्पेस दिख रहा होगा इसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रोमा। और अभी हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है ना, इन दोनों का आखिर क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो आपका लाइट रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रेना एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हर टाइम दिन होता है या फिर हर टाइम सूरज चमकते रहता है, रात भी होती है ना। तो जब दिन में जो रिएक्शन होता है वो होता है, उसको कहते हैं हम लोग लाइट रिएक्शन, और रात में जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो डार्क रिएक्शन होता है यही होता है आपका स्ट्रोमा में, जो खाली सा स्पेस होता है इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहीं पे होता है आपका डार्क रिएक्शन, और इसी यहाँ जो ग्रेना है यहाँ पे होता है आपका लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये ग्रीन कलर का यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक्टिवेट तभी होता है जब उसको